हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का जो विकास है उसमें रेगुलेटिंग एक्ट एक तौर पे पहला एक्ट था जो सार्वजनिक किया गया था। भारतीय संविधान में इसकी काफी छाप पड़ी थी। अब जो अंग्रेज थे वो 1757 से लेकर 1800 करीब 1764 ईस्वी में 1757 में जब उनका प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद उन्होंने 1764 का बक्सर का युद्ध भी लड़ा था। ये दोनों युद्ध उन्होंने जीत लिए। लेकिन इस युद्ध के बाद उन्हें जो काफी उनको कर्जा हो गया था, जिसमें युद्ध में काफी भारी क्षति हुई। क्षति होने के बाद अब वो क्या करते थे कि ज्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट से इसके लिए पैसा मांगते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगते थे तो जो नए नए उद्योगपति वगैरह आए थे उन लोगों को कंपनी के एकाधिकार में जो कंपनी के एकाधिकार था भारत पर, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि भारत में अपना व्यापार करें। तो वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालते थे। अब जो ये दो युद्ध हुए थे, प्लासी और बक्सर, इनको जीतने के बाद जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एकाधिकार स्थापित हो चुका था भारत पर। इसी शासन को बरकरार रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए। इसमें जब ये युद्ध जीत लिए गए तो बंगाल में एक दोहरी शासन व्यवस्था आई थी। तो जो दोहरी शासन व्यवस्था थी वो अप्लाई कर दी गई थी बंगाल पर, और बंगाल का नवाब बनाया गया था। और जो राजस्व वसूली का कार्य था वो तो कंपनी ने अपने पास रख लिया था, लेकिन जो नवाब के पास कार्य था वो था राज्य कानून व्यवस्था का। अब इसमें क्या हुआ कि 1769 ईस्वी में और 1769 और 70 ईस्वी में इसमें सबसे बड़ा अकाल पड़ा था बंगाल में। तो कब पड़ा था? 1769 70 में। इस अकाल में कई लोग मारे गए थे, जिससे जनता को काफी कठिनाई हुई थी। तो इसका फायदा उठाकर जो जनता को राहत पहुंचाने का कोई काम भी नहीं किया था कंपनी ने, तो इसका फायदा उठाकर उन्होंने नवाब को वहां से हटा दिया। और जो जनता को राहत नहीं पहुंचा पाए थे, इसलिए इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई। इतनी आलोचना होने के बाद, क्योंकि जो कंपनी के अधिकारी थे वो काफी लालची थे और वो खुद ही आपस में ही धन कमाने में लगे रहते थे। अब जब वो धन कमाने के लिए काफी प्रयासरत थे वहां के कंपनी के जो अधिकारी थे, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गया था, क्योंकि वो कंपनी के अधिकार जो थे वो काफी कीमती उपहार प्राप्त करते थे भारतीयों से और रिश्वत मांगते थे। इन चीजों से काफी ब्रिटिश में जो ब्रिटेन वासी थे वो मांग करने लगे थे कि कंपनी के अधिकारियों पे नियुक्ति का अधिकार हो, मतलब जो कंपनी के अधिकारी हैं उनका किसी अच्छे तरीके से नियुक्ति हो उनकी, और उसका जो अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार के पास हो। कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार के पास हो। तो ऐसी चीजों से बात उड़ी। फिर उसके बाद कोई ऐसी स्थिति आई जब भ्रष्ट अधिकारी जो है, जो मतलब भ्रष्ट अधिकारी थे, उन्होंने एक स्थिति ऐसी कर दी कि कंपनी जो है वो पूरी तरीके से घाटे में चली गई। अब जब कंपनी घाटे में चली गई तो कंपनी को चलाने रखने के लिए या कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से कितने रुपए मांगे गए? करीब 10 लाख पाउंड। तो जो 10 लाख पाउंड ब्रिटिश मुद्रा मांगी गई, क्योंकि पाउंड जो है वो क्या है, एक ब्रिटिश मुद्रा है जो ब्रिटेन में चलती है। तो 10 लाख पाउंड मांगे गए। इस बात से नाराज जो ब्रिटेन की संसद थी, उसमें इस बात की जोरदार मांग हुई कि कंपनी और उसके अधिकारियों की देखरेख करने के लिए कोई नियुक्त किया जाए। अब जब ऐसी बात आई कि उनकी योग्यता भी देखी जाए और उनके लेखे जोखे, तो इससे, क्योंकि इससे पहले जो कानून था उसमें कोई खास ऐसी चीज का कोई प्रबंध नहीं था, तो उन्होंने एक नया कानून भी लेके आए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो नया कानून आए उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो इस बात के लेकर जो ब्रिटेन के नए उद्योगपति आए थे, वो मैंने आपको बताया कि कंपनी के एक अधिकार से असंतुष्ट थे। अब उन्होंने इसी को आगे बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, जो कि 1773 में पारित किया गया था भारत में। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि अत्यधिक संवैधानिक महत्व है इस 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसका काफी हमारे संवैधानिक में महत्व है।
इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो कंपनी को काफी मदद की, उसमें ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को तो नियमित कर दिया गया। ठीक है, कार्यों को नियमित, ये नियमित व नियंत्रित कर दिया गया। ठीक, कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इसके द्वारा पहली बार, दूसरा पॉइंट है कि पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो क्या मिली? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक, और तीसरा पॉइंट अगर हम लिखें, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, पहले तो कार्यों को नियमित किया गया, नियंत्रित कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो भी काम करने होते थे वो ब्रिटिश सरकार से पूछकर करने होते थे। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लाया गया कि जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता मिल गई, यानी कि प्रशासन अब इसकी देखभाल करता था कंपनी की। फिर इसके बाद तीसरा अगर देखें तो इसी एक्ट को देखते हुए आगे चल के केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी भारत के अंदर, क्योंकि अभी तक तो कंपनी का अधिकार हो गया था, तो कंपनी पर कोई प्रतिबंध था नहीं, तो जो अधिकारी थे वो कंपनी में घोटाला करते थे और भारतीयों को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। अब इस एक्ट के तहत क्या क्या, मतलब इस एक्ट की विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट विशेषता देखते हैं। तो इस एक्ट का जो मुख्य पॉइंट है वो है फर्स्ट, कि कम अधिकार जो है वो कंपनी के पास सुरक्षित रखे गए, यानी कि जो कंपनी थी वो अपनी संपत्ति भारत में बनाए रख सकती थी। पहला तो ये पॉइंट दिया गया कि जो कंपनी थी उसकी संपत्ति तो वहीं रहेगी, संपत्ति पे जो अधिकार है वो कंपनी के अधीन ही रहेगा, लेकिन जो कंपनी के अधिकार हैं किस चीज के, कि कंपनी जो एक्ट करेगी, जो भी मतलब कार्य करेगी, उनको विनियमित करके कहाँ दिए गए? ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो ब्रिटिश सरकार के अधीन ये कार्य चले गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश जो कैबिनेट थी उसको भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार हो गया। वही बात की अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित तो थे, लेकिन कंपनी को सिर्फ संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अगर उसे कुछ भी परिवर्तन करना था भारत के अंदर या लोगों से जो भी काम करवाना था या कुछ भी, तो वो उसकी सीधी निगरानी कहाँ पहुंच गई? ब्रिटिश कैबिनेट के पास। थर्ड पॉइंट इन्होंने किया कि इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, पहले बंगाल का गवर्नर पद था, तो बंगाल का जो गवर्नर पद था उसको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी का एक आता है कि भारत का गवर्नर जनरल, तो वो दूसरे थे, लेकिन अगर सिर्फ बंगाल का पूछा जाए तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला था वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इन्होंने दिया कि बंगाल में जो प्रशासन होगा, एक तो उसका गवर्नर जनरल करेगा और उसके अंदर 4 सदस्य वाली एक परिषद होगी जो इन कामों पर नजर रखेगी, कंपनी के कामों पर और भारत पर नजर रखेगी। अब इसमें क्या हुआ कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले, तो इनके अंदर जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, क्योंकि पहले हर जगह का गवर्नर अलग हुआ करता था, तो जो बॉम्बे और मद्रास का गवर्नर था उसे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वही सर्वे सर्वा हो गया था बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर वगैरह का। तो भारत पे कुल मिला के बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी का शासन हो गया और उसी को सब चीज पूछकर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बंगाल है, इस एक्ट के तहत बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो अब उच्चतम न्यायालय की बात करें तो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था यहाँ पर। इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट कहाँ बना? बंगाल में, कलकत्ता में। अब यही जो फौजदारी मामले हुए या सब जो भी है, सारे मामले सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही पेश हुआ करते थे। लेकिन कुछ छोटी छोटी अदालतें बनाई गई थी, वो दूसरे एक्ट में आता है, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक उच्चतम न्यायालय बनाई गई थी सर्वप्रथम। जैसे कि सारे मामले जो फौजदारी मामले वगैरह थे सब उच्चतम न्यायालय देखती थी। और उच्चतम न्यायालय में इन्होंने एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए। क्या कौन कौन किया? एक मुख्य न्यायाधीश हुआ था, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश।
क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश को हेल्प करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश और हुआ करते थे। अब अगर पहले न्यायाधीश का नाम पूछ ले कोई तो क्या बताएंगे? सर एलिजा। जो पहले न्यायाधीश थे मुख्य, कौन से प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो इनका नाम याद रखना है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल देख लिया, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल, हेस्टिंग्स। अब लास्ट पॉइंट है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्हें कोई भी निजी व्यापार करने, मतलब वो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपना व्यापार नहीं कर सकते थे, और भारतीयों से रिश्वत और उपहार भी लेना वर्जित कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी कंपनी का कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, वो अपना व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले अपना व्यापार करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि भारत के जनता पे क्या असर पड़ रहा है, तो उनका शोषण होता था। इसलिए कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो अपना व्यापार नहीं करते थे, कर सकते थे, और भारतीयों से रिश्वत और उपहार भी नहीं ले सकते थे। अब ये तो सिर्फ बंगाल बंगाल के लिए था, लेकिन अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत थी, तो उन्होंने चेंजेस करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेकर आए। कौन सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए? 1781 में। ये एक्ट कब आया था? 1773 में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, इसी में करीब 8 साल बाद इन्होंने चेंजेस किए। 8 साल बाद कब चेंजेस किए? 1781 में एक चेंज किया बस, और कुछ नहीं किया। बाकी सारे नियम वही के वही रखे। उस एक्ट का क्या नाम है? इस एक्ट का क्या नाम था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में आया था। तो इसका पूरा नाम हम याद करेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब इसे किस लिए लाया गया था वो हमने बता दिया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसी में कुछ चेंजेस करने के लिए लाया गया था। इसमें सिर्फ एक चेंजेस किया गया, बाकी सारे रूल्स वही रखे गए कि जो कलकत्ता की सरकार है, यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन थी कलकत्ता की सरकार, बंगाल के गवर्नर जनरल अब उसके अधीन थी, तो किसका हुक्म चलेगा इन, मतलब इन क्षेत्रों पे? तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार, उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? कलकत्ता की सरकार को, जो कि किसके ऑटोमेटिक अधीन थी? बंगाल के गवर्नर जनरल के, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के। तो जो भी नियम या कानून बनाए जाते वो कौन बनाता? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद करने के लिए 4 सदस्यीय टीम थी जो इनकी मदद करती। तो ये था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, या ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।